हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल के माध्यम से क्लास 12th की इंग्लिश के क्वेश्चन बैंक को हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अनसीन पेज नंबर 4। इसका हम सोल्यूशन आपके लिए लेकर आए हैं। वीडियो पर यदि आप नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास शेयर ज़रूर करें। पिछले वीडियोज़ यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं उनकी लिंक भी दे दूंगा, जिससे आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पेजेस नंबर 4 है। अब इस पैराग्राफ में क्या दिया गया है, इसकी थीम क्या है, वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। इस पैराग्राफ में जो थीम दी गई है वो थीम है कि व्यक्ति जब मर जाता है तो उसकी आत्मा कहाँ जाती है, और जो उसका शरीर रहता है, पार्थिव शरीर है ना, वो किस स्थिति में रहता है जलाने के बाद, दफनाने के बाद, है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नोबडी नोज माई नेम, मेरा नाम कोई नहीं जानता, इज़ द टाइटल ऑफ वन ऑफ द जेम्स बेल्डविन्स सेलिब्रेटेड बुक। ये एक व्यक्ति हैं, जेम्स बेल्डविन की एक किताब का भी टाइटल है। ठीक है। हु नोज द नेम ऑफ द ओल्ड मैन सिटिंग एमिड्स रूइन पॉन्डरिंग ओवर हिज हबल बबल। कोई व्यक्ति जो कि अपनी बर्बाद होने की स्थिति में बैठा हुआ है और हुक्का पी रहा है और विचार कर रहा है, उसको कोई नहीं जानता। वी डू नॉट, हम नहीं जानते उस व्यक्ति के बारे में। इट डज़ नॉट मैटर, और नहीं जानते तो इससे कोई तात्पर्य भी नहीं है। ही इज़ देयर लाइक द नॉर्थ पोल, एवरेस्ट एंड द एल्प्स, बट विथ वन डिफरेंस। वह व्यक्ति, कौन व्यक्ति? वह व्यक्ति जो कि बैठा हुआ है, विचार कर रहा है, ओल्ड व्यक्ति, वो किसकी तरह है? नॉर्थ पोल मतलब उत्तरी ध्रुव, एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट, एल्प्स की तरह है, लेकिन दोनों में अंतर है। अब ध्यान दीजिएगा, ओल्ड पर्सन से इन चीज़ों की तुलना की गई है, नॉर्थ पोल, एवरेस्ट और एल्प्स की। उस व्यक्ति से तुलना की गई है कि वो व्यक्ति इन चीज़ों जैसा है, लेकिन एक डिफरेंस है, एक अंतर है। तो अंतर क्या है? नॉर्थ पोल, एवरेस्ट एंड एल्प्स विल बी देयर, कि ये चीज़ें जैसे नॉर्थ पोल है, एवरेस्ट है, ये उनके स्थान पर ही रहेंगे। व्हेन ही इज़ नॉट एनी मोर, परंतु वह जो व्यक्ति जो वहाँ पर बैठकर हुक्का पी रहा है, सोच रहा है, वो ज़्यादा समय तक नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि एक दिन तो उसको मरना ही है। कैन वी रियली से दिस, क्या हम इसको सही तरीके से कह सकते हैं या ये बात सत्य है? डस्ट दाउ आर्ट एंड ऑन टू डस्ट दाउ रिटर्नेथ। रिटर्नेथ का अर्थ होता है वापसी, और डस्ट का अर्थ होता है धूल। दाउ मतलब तुम मतलब तुम्हारा शरीर जो है वो किससे बना है? धूल से बना है, मिट्टी से बना है, और उसी में वापस मिल जाएगा। वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, और लेकिन ये बात जो है आत्मा पर लागू नहीं होती है। We do not know whether the old man's soul will go marching on like John Brown's while his body lies smoldering in the grave, or becomes as driven by the end, or is immersed in water. हम ये नहीं कह सकते कि उस बूढ़े व्यक्ति की आत्मा या उस व्यक्ति के मरने के बाद उसकी आत्मा कहाँ जाएगी। जॉन्स ब्राउन्स का शरीर, जिसको कि कब्र में दफना दिया गया था और वो वहाँ पर मोल्डरिंग कर रहा था, है ना, ख़त्म हो रहा था, सड़ रहा था, या फिर उसकी जो राख है, एस मतलब राख होता है, हवा में उड़ेगी या फिर पानी में घुल जाएगी। सच स्पेकुलेशन इज हैज़र्ड्स, हैज़र्ड्स मतलब होता है खतरनाक, जोखिम भरा। इस प्रकार के स्पेकुलेशन करना मतलब जोड़ घटाव करना, सोचना, विचारना, ये जोखिम भरा कार्य है। ए सोल्स ट्रिप कैन टेक वन टू ट्रीचरस सोल्स ऑफ मेटाफिजिक्स वेयर ही इज़ नो यस आर नो। जो सोल मतलब आत्मा का जो सफ़र रहता है वो ट्रीचरस सोल की तरह है। सोल मतलब होता है जो रेत का टीला या बालू रेत का टीला, है ना, जो तत्व में घुल जाता है और वहाँ पर कोई हाँ या ना नहीं रहता है। इस प्रश्न का उत्तर भी नहीं मिल पाता है। हु एम आई, मैं कौन हूँ? आस्क्ड टैगोर ऑफ राइजिंग सन, टैगोर ने उगते हुए सूरज से पूछा। क्या पूछा? इन द फर्स्ट डाउन ऑफ हिज लाइफ
ही रिसीव्ड नो आंसर, उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। हु एम आई, मैं कौन हूँ। ही आस्क्ड द सेटिंग सन इन द लास्ट ट्विनलाइट ऑफ हिज लाइफ। ट्विनलाइट मतलब होता है सूर्यास्त से पहले जो प्रकाश रहता है या सूर्यास्त होने से पहले का जो समय रहता है उसको ट्विलाइट बोलते हैं। तो डूबते हुए सूरज से उन्होंने पूछा, ही रिसीव्ड नो आंसर, तो वह उस समय भी उनको कोई उत्तर नहीं मिला। वी आर नो लॉन्गर ऑन सॉलिड ग्राउंड विथ डस्ट विच वी कैन फील ऑन आवर हैंड्स। हम ज़्यादा समय तक इस पृथ्वी पर नहीं रह सकते उस धूल कण की समान जिसको कि हम हमारे हाथों में महसूस करते हैं। स्केटर टू द विंड, जो हवा से फैल जाता है। एंड वेट विथ वाटर टर्न इट इनटू मड, और जो पानी के संपर्क में आकर गीला होकर कीचड़ बन जाता है। फॉर दिस मच इज श्योर दैट इन द एंड, अंत में, व्हेन लाइफ्स सीसलेस लेबर ग्राइंड्स टू ए हॉल्ट एंड मैन मीट्स डेथ, मतलब सब कुछ एक समय पर ख़त्म हो जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। द ब्रदर ऑफ स्लीप मतलब नींद का भाई। हिज बॉडी वरीड आर बर्न्ड बिकम्स डस्ट, उसके शरीर को या तो दफना दिया जाता है, जला दिया जाता है और फिर वो धूलकण बन जाता है। इन द फॉर्म ऑफ डस्ट ही लिव्स, धूलकण के रूप में वो जीवित रहता है। इन एनिमेट मतलब होता है निर्जीव। येट इन कॉन्टैक्ट विथ एनिमेट, है ना, वह निर्जीव वस्तु मतलब निर्जीव होकर सजीव वस्तुओं के संपर्क में रहता है। ही सेटल्स ऑन फाइल्स इन एंडलेस गवर्नमेंट अलमिराज, है ना, जिस प्रकार से सरकारी अलमारियों में जो फाइल्स पड़ी रहती हैं। ऑन मैन्यूस्क्रिप्ट्स रिटन, या फिर किसी पांडुलिपि या हस्तलिखित लिखावट की तरह। एंड नॉट पब्लिश्ड ऑन ऑल सेल्स, और जो सेल्स हैं मतलब जो अलमारियों के जो खाँचे हैं उनमें रहता है। नॉट फेसेस एंड हैंड्स ही बिकम्स यूबिक्यूट्स मतलब होता है सर्वव्याप्त, सब जगह रहता है कौन, वो कण, धूलकण। ऑल परवेशिव, सर्वव्याप्त रहता है, सब जगह रहता है। समटाइम्स स्निकिंग इवन इनटू हर्मिटिकली सील्ड चैम्बर्स, और कई बार वो ऐसे कमरों में बंद रहता है जहाँ पर हवा बंद रहती है, मतलब हवा जो है वो पास नहीं होती है। ठीक है, तो इस पैराग्राफ को हमने पढ़ा। अब इस पैराग्राफ के आधार पर क्वेश्चन दिए गए हैं, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड मैन एंड द नॉर्थ पोल, एवरेस्ट एंड द एल्प्स। बूढ़े व्यक्ति में और इन चीज़ों में जैसे नॉर्थ पोल में क्या अंतर बताया गया है। तो दे रिमेन वाइल ही विल सून बिकम डस्ट, मतलब ये जो चीज़ें हैं जैसे नॉर्थ एवरेस्ट वगैरह तो उनके स्थान पर ही रहेंगे, लेकिन वह जो व्यक्ति है वो जल्द ही धूलकण में मिलने वाला है, मतलब नष्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पेजेस हैपन्स टू पर्सन सोल आफ्टर डेथ, मतलब पैराग्राफ के अनुसार किसी व्यक्ति की आत्मा मरने के बाद क्या करती है। तो इट इज़ डेंजरस टू गैस, मतलब इसको सोचना खतरनाक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, कौन सा सत्य है। तो सत्य ये है कि द राइजिंग सन डिड नॉट टेल टैगोर हु ही वाज, मतलब उगते हुए सूरज ने टैगोर को यह नहीं बताया कि वह कौन है या कौन था। अगले क्वेश्चन की ओर चलें तो क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट हैपन्स टू मैन आफ्टर ही बिकम्स डस्ट, व्यक्ति जब डस्ट बन जाता है, धूल बन जाता है तो क्या होता है। ही ऑफन स्नीक्स इनटू हर्मिटिकली सील्ड चैम्बर्स, तो ऑप्शन नंबर माफ़ कीजिएगा, ही बिकम्स ऑल परवेसिव एज डस्ट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द एक्सप्रेशन द ब्रदर ऑफ स्लीप। ब्रदर ऑफ स्लीप इस सेंटेंस में कौन से फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। तो इसमें मेटाफर का यूज़ किया गया। मेटाफर का अर्थ होता है रूपक। क्या अर्थ होता है, रूपक। देखिए हिंदी भाषा में जिस प्रकार से अलंकार होते हैं, जैसे यमक अलंकार होता है, उपमा होता है, मानवीकरण होता है, उसी प्रकार से अंग्रेजी में भी होते हैं जिनको फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं। तो मेटाफर मतलब रूपक होता है, सिमिली मतलब उपमा होता है, ठीक है। ऑक्सीमोरॉन का अर्थ होता है विरोधाभास, और पर्सोनिफिकेशन का अर्थ होता है मानवीकरण, ठीक है। तो इस वाक्य में क्या है, मेटाफर का यूज़ किया गया है, ठीक। नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 5 है। अब इस पैराग्राफ नंबर 5 में राइटिंग स्किल के बारे में बताया गया है कि कोई व्यक्ति किस प्रकार से अच्छे से अपनी राइटिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकता है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं।
टू राइट वेल यू हैव टू बी एबल टू राइट क्लियरली एंड लॉजिकली। अच्छा लिखने के लिए आपको क्लियरली और लॉजिकली लिखना पड़ेगा। एंड यू कैन नॉट डू दिस अनलेस यू कैन थिंक क्लियरली और लॉजिकली। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपको क्लियरली और लॉजिकली सोचना पड़ेगा। इफ़ यू कैन नॉट डू दिस येट यू शुड ट्रेन योर सेल्फ टू डू इट बाई टेकिंग पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स एंड फॉलोइंग देम थ्रू पॉइंट बाई पॉइंट to a solution without leaving anything out and without avoiding any difficulties that you meet। वो ये कह रहे हैं कि यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर स्टेप बाय स्टेप जो भी लिखते टाइम आपको जो प्रॉब्लम आ रही है उन प्रॉब्लम्स को पॉइंट बाय पॉइंट आप उनका सॉल्यूशन निकालिए और बिना समस्याओं से भागे हुए, बिना उनको अवॉइड किए हुए जो भी डिफ़िकल्टीज़ आपके सामने आ रही हैं उनको आप सोल्व करना है। एट फर्स्ट यू फाइंड क्लियर स्टेप बाय स्टेप थॉट वेरी डिफ़िकल्ट। शुरू में आपको समस्याएं ज़्यादा आएंगी। यू मे फाइंड दैट योर माइंड इज़ नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट। जैसे कि आपको ऐसा लगेगा कि आपका दिमाग जो है वो कॉन्सेंट्रेशन आपका नहीं बन पा रहा है, आप ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं। सेवरल अनकनेक्टेड आइडियाज़ में ओक्योर टुगेदर। बहुत सारे अनकनेक्टेड विचार आपके दिमाग में एक साथ आएंगे। बट प्रैक्टिस विल इम्प्रूव योर एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट ऑन ए सिंगल आइडिया। परंतु अभ्यास करने से एक सिंगल आइडिया, एक विचार पर आप कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। किससे? अभ्यास के द्वारा। थिंक अबाउट इट क्लियरली एंड लॉजिकली। जब आप उस पर क्लियरली और लॉजिकली विचार करेंगे, सोचेंगे। इन ऑर्डर टू इंक्रीज़ योर वोकेबलरी। यदि आपको शब्दकोश को इम्प्रूव करना है, बढ़ाना है, एंड टू इम्प्रूव योर स्टाइल, और अपने कौशल को इम्प्रूव करना है, यू शुड रीड वाइडली। तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। एंड यूज़ ए गुड डिक्शनरी टू हेल्प यू फाइंड एग्जैक्ट मीनिंग्स एंड करेक्ट यूजेस ऑफ वर्ड्स। और आपको एक अच्छा शब्दकोश रखना पड़ेगा, शब्दावली जिसको हम बोलते हैं डिक्शनरी, जिसमें शब्दों का उचित या सही अर्थ और उनका सही उपयोग करना आप सीख सकें। Always remember that regular and frequent practice is necessary if you want to learn to write well। यदि आपको अच्छा लिखना सीखना है तो आपको लगातार फ्रिक्वेंटली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी या प्रैक्टिस की आवश्यकता रहती है। इट इज़ नो गुड वेटिंग until you have an inspiration before you write। और आपको इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करना है कि कोई प्रेरणा, इंस्पायरेशन के माध्यम से मैं लिख पाऊँगा। इवन द मोस्ट फेमस राइटर्स, यहाँ तक कि बहुत से प्रख्यात फेमस जो राइटर्स हैं, इंस्पायरेशन इज़ रेयर। तो उनके लिए भी जो प्रेरणा है, जो इंस्पायरेशन है, वह कैसी है? दुर्लभ है। रेयर मीन्स होता है दुर्लभ। समवन सेड दैट राइटिंग इज़ 99% हार्ड वर्क। किसी ने कहा है कि राइटिंग का काम जो है वो 99% जो है वो कठोर परिश्रम के माध्यम से आता है, एंड 1% इंस्पायरेशन, और 1% जो है वो प्रेरणा के माध्यम से आता है। सो द सुनर you get into the habit of disciplining yourself to write the better। इसलिए डिसिप्लिन के माध्यम से आप और अच्छा लिखना सीख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, टू राइट वेल ए पर्सन मस्ट ट्रेन हिमसेल्फ। क्वेश्चन नंबर पहले का सही आंसर होगा थिंकिंग क्लियरली एंड लॉजिकली। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनिशियली इट इज़ डिफ़िकल्ट टू राइट बिकॉज। शुरुआत में डिफ़िकल्ट रहता है लिखना, क्यों? क्योंकि आइडियाज़ ओकर विदाउट एनी सीक्वेंस, मतलब बिना सीक्वेंस के आपके दिमाग में विचार आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अकॉर्डिंग टू पेजेस राइटिंग स्टाइल कैन बी इम्प्रूव्ड बाय। राइटिंग स्टाइल को इम्प्रूव किया जा सकता है रीडिंग वाइडली। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फेमस राइटर्स हैव अचीव्ड सक्सेस बाय। जो फेमस राइटर हैं उन्होंने सफलता कैसे प्राप्त की है? तो डिसिप्लिनिंग देयर स्किल, उनकी स्किल में उन्होंने डिसिप्लिन रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑल द फॉलोइंग वर्ड्स मीन एग्जैक्ट एक्सेप्ट। जो भी वर्ड दिए गए हैं इनका अर्थ क्या है? एग्जैक्ट है, लेकिन इनमें से एक का अर्थ एग्जैक्ट नहीं है। मतलब एग्जैक्ट के पर्यायवाची इनमें से क्या नहीं है उसको आपको अलग करना है। एग्जैक्ट मतलब होता है सही या फिर ठीक, और एक्सेप्ट का अर्थ होता है के बिना। तो क्वेश्चन ये है कि एग्जैक्ट शब्द के पर्यायवाची इनमें से क्या नहीं है। ठीक, तो पहला प्रेसाइज का अर्थ होता है सही या फिर ठीक, एक्यूरेट का अर्थ भी सही या फिर ठीक होता है, और वेरी का अर्थ होता है ठीक, और इरेक्ट का जो अर्थ होता है वो होता है लंबवत या फिर सीधा खड़ा।
ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो पैराग्राफ नंबर हमने कौन सा 5वां कर लिया है। अब हम चलते हैं पैराग्राफ नंबर 6 की ओर। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिएगा और पिछले वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को प्लीज़ ज़रूर देखिएगा आपकी तैयारी अच्छे से हो पाएगी। वीडियोस अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं ना। द ग्रेट सेग वंस हैड ए ग्रुप ऑफ डिसिपल। डिसिपल मतलब होता है अनुयायी या फिर शिष्य। एक बार एक सन्यासी था या एक मुनि जिसके शिष्यों का एक ग्रुप था, समूह था। दे वर ऑल वेरी ब्राइट एंड ईगर स्टूडेंट्स एंड द सेग हैड ऑल द रीजन्स टू बी प्राउड ऑफ देम। अब जो उसके स्टूडेंट्स थे वो सभी ब्राइट थे, है ना, सभी अच्छे मतलब टैलेंटेड थे। तो इस बात से जो सन्यासी था उसको अपने छात्रों पर, अपने शिष्यों पर गर्व था। One day the sage realized that he had imparted enough knowledge to his disciple. एक दिन सन्यासी को इस बात का रियलाइज़ हुआ, इसका एहसास हुआ कि उसने अपने शिष्यों को बहुत ज्ञान दे दिया है ना। इम्पार्टेड मतलब होता है ज्ञान देना, ज्ञान की बातें बताना। नाउ दे वर ऑल वेरी लर्न, और अब वो जो शिष्य हैं वो सभी बहुत कुछ सीख चुके हैं, ज्ञानवान हो गए हैं। There was only one thing the sage had not taught them. अब सन्यासी ने उनको सिर्फ एक ही चीज़ नहीं सिखाई है, वो क्या है? एंड that was स्पेशल वर्स, और वो क्या है? एक स्पेशल वर्स है, मतलब एक विशेष कविता है। वर्स का अर्थ होता है गुण, है ना, कला, और कविता भी होता है इसका, कविता पाठ करना। तो वो स्पेशल वर्स मैंने उनको नहीं सिखाया है। that could bring the dead back to life, और वह ऐसा गुण है कि मरे हुए को जिंदा कर देती है। The sage knew that such knowledge was too wonderful and could prove to be a dangerous thing in the hands of someone who was not very wise. अब सेक को ये तो बात पता थी कि यह जो गुण है, जो स्पेशल वर्स है, ये बहुत ही वंडरफुल है, परंतु ये यदि किसी के गलत हाथों में चले जाए और गलत तरीके से यदि इसका उपयोग किया जाए तो ख़तरनाक भी है। द सेक पॉन्डर्ड का अर्थ होता है विचार करना, गहन विचार करना। सन्यासी ने इस पर विचार किया। ओवर दिस फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए उसने विचार किया। बट ही आल्सो न्यू, परंतु वह ये भी जानते थे, इफ़ ही डिड नॉट पास ऑन दिस सीक्रेट वर्स, यदि वह इस सीक्रेट वर्स को किसी दूसरे को पास नहीं करेंगे, मतलब दूसरे को नहीं सिखाएंगे, इट कुड डाई विथ हिम, तो यह उनके साथ ही चला जाएगा, मतलब मृत्यु के साथ यह स्पेशल वर्स भी चला जाएगा। सो एट लास्ट ही कॉल्ड हिज क्लेवरेस्ट डिसिपल असाइड हिम एंड सेड, इसलिए उन्होंने अपने सबसे चतुर डिसिपल मतलब शिष्य को बुलाया और कहा, आई एम गोइंग टू टीच यू अ वेरी स्पेशल वर्स, मैं तुम्हें एक बहुत ही स्पेशल वर्स सिखाना चाहता हूँ, जो सिखाने जा रहा हूँ। इफ़ यू चैंट दिस यू कैन ब्रिंग टू लाइफ ए डेड पर्सन और एनिमल। चैंट का अर्थ होता है जैसे हम भजन कीर्तन करते हैं, है ना, उसका उच्चारण करना, उसको दोहराना बार बार, उसको चैंट बोलते हैं। यदि तुम इसको चैंट करोगे तो मरे हुए व्यक्ति या जानवर को ज़िंदा कर दोगे या कर सकते हो। यू ओनली वैन यू नीड इट, परंतु तुम्हें ऐसा जब करना है जब आवश्यकता हो, ज़रूरत हो। टू एंड नेवर मिसयूज, और कभी इसका दुरुपयोग नहीं करना है। और लिस्ट योर पावर्स वेनली, वेनली का अर्थ होता है व्यर्थ में, तुम्हें इसका व्यर्थ में उपयोग नहीं करना है। और वेनली का एक अर्थ और होता है गर्व के लिए, घमंड या गर्व के साथ इसका प्रयोग नहीं करना है। ही देन कॉल्ड ऑल द डिसिपल्स टुगेदर एंड सेड, फिर उसने अपने सभी शिष्यों को एक साथ बुलाया और कहा, आई एम सेंडिंग यू ऑल इनटू द फॉरेस्ट फॉर 40 डेज़, मैं तुम सभी को 40 दिन के लिए जंगल में भेज रहा हूँ। ठीक है, कितने दिनों के लिए? 40 दिनों के लिए। गो टुगेदर एंड कम बैक टुगेदर, साथ में जाना है और साथ में आना है। ईच वन ऑफ यू हैज़ गाइड वन अनदर, एक दूसरे को आप गाइड करेंगे। एंड डू गुड थिंग्स, और अच्छे काम करेंगे।
सो द डिसिपल स्टार्टेड आउट देयर इनटू द फॉरेस्ट, इसलिए सभी शिष्य जो हैं वो जंगल में निकल गए। दे वर ऑल यूनाइटेड, सभी में एकता थी। बट द क्लेवर डिसिपल हु न्यू द वर्स वांटेड टू शो ही वॉज बेटर देन अदर्स, परंतु वह क्लेवर शिष्य जो वो स्पेशल वर्स जानता था, वह चाहता था कि मैं इस बात को प्रूव करूं कि मैं इनसे अच्छा हूं, अपने आप को बेटर बताने का वो सोच रहा था। एज दे वॉकड इनटू द फॉरेस्ट, जैसे ही वह जंगल में गए, दे केम अक्रॉस ए डेड टाइगर ऑन द वे, तो उन्होंने रास्ते में उनको एक मरा हुआ बाघ मिला, टाइगर मिला। इट वाज ह्यूज, वह बहुत दिखने में बड़ा था। एंड लुक्ड विकेडली फियर्स, विकेडली मतलब होता है खतरनाक, और फियर्स मतलब खूंखार, तो दिखने में वो खतरनाक खूंखार दिखाई दे रहा था। इवन व्हेन डेड, जबकि वो मरा हुआ था, मरा हुआ भी इतना खतरनाक लग रहा था। द क्लेवर डिसिपल स्टॉप्ड, जो क्लेवर डिसिपल था वो वहाँ पर रुका। एंड सेड टू अदर्स, और दूसरे जो शिष्य थे उनको कहा, अपने साथियों को कहा, नाउ आई एम गोइंग टू शो यू वाट आवर टीचर हैड टॉट मी अलोन, अब मैं तुम्हें वो चीज़ बताने वाला हूँ जो हमारे शिक्षक ने मुझे अकेले में सिखाया है या बताया है। ही हैज़ टॉट मी हाउ टू ब्रिंग लाइफ बैक इनटू डेड, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि मरे हुए को कैसे ज़िंदा किया जाता है। द अदर्स वुड नॉट बिलीव हिम, इस बात पर दूसरों को विश्वास नहीं हुआ। एंड ही सेड, और कहा, आई वुड प्रूव इट टू यू बाय ब्रिंगिंग दिस टाइगर बैक टू लाइफ, मैं इस बात को सिद्ध कर दूंगा कि इस मरे हुए बाघ को मैं जिंदा कर सकता हूँ। बट द अदर्स डिसिपल सेड, परंतु दूसरे शिष्यों ने कहा, डू नॉट डू एनीथिंग टू प्रूव योर नॉलेज वेनली, मतलब अपने ज्ञान को व्यर्थ ही सिद्ध करने का प्रयास मत करो। मोर एवर इफ़ यू पुट लाइफ इनटू दिस टाइगर, फिर भी यदि तुम इस बाघ को जिंदा कर दोगे, इसमें जान डाल दोगे, इट विल ओनली टर्न ऑन अस, तो ये हम पर ही हमला कर देगा। एंड किल अस ऑल, और हम सभी को मार देगा। दिस विल नॉट बी वाइज थिंग टू डू, यह अच्छा नहीं होगा। बट द क्लेवर डिसिपल हैड डिसाइडेड टू प्रूव हिमसेल्फ एंड प्रिपेयर्ड टू रिसाइट द वर्स, परंतु जो क्लेवर डिसिपल था उसने ये निर्णय ले चुका था वह कि वह इस अपने आप को सिद्ध करेगा। तो फिर उसने क्या किया, उस वर्ष को रिसाइट करने का तैयारी कर ली उसने। रिसाइट का अर्थ होता है उच्चारित करना, मंत्र जपना, है ना, किसी चीज़ को हम जपते हैं तो उसको रिसाइट बोलते हैं। बट बिफोर ही डिड सो, परंतु इससे पहले कि वह ऐसा करता, रिसाइट करता, द अदर डिसिपल्स स्क्रैम्बल्ड अप टू द टॉप मोस्ट ब्रांच ऑफ बिग ट्री नियर बाय, जो दूसरे शिष्य थे वह एक बड़े से पेड़ की सबसे ऊंची वाली शाखा पर जाकर बैठ गए। द डिसिपल देन रिसाइटेड द मैजिकल वर्स, अब जो क्लेवर डिसिपल था उसने उस जादुई कविता का उच्चारण किया, उसका पाठ किया। द टाइगर स्लोली बिगेन टू ब्रीथ, अब जो बाघ था वह धीरे धीरे सांस लेने लगता है। इट्स वर्किंग, और जो स्पेशल वर्स था वो काम करने लगा। क्राइड द डिसिपल इन एक्साइटमेंट एंड जॉय, जब उस डिसिपल को पता चला कि ये तो काम कर रहा है, कौन, वो मैजिकल वर्स, तो वह एक्साइटमेंट में चिल्लाने लगा, आनंदित हुआ, जॉय। द टाइगर ओपनड हिज आइज़, अब बाघ ने अपनी आंखें खोली, टाइगर ने अपनी आंखें खोली। एंड सा हिम जंपिंग एंड शाउटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, और देखा कि ये जो डिसिपल है वो कूद रहा है, चिल्ला रहा है ना। क्यों चिल्ला रहा है, क्योंकि उसने अब सिद्ध हो गया कि हाँ उसे वो ज्ञान प्राप्त हो गया है। रोरिंग लाउडली, रोरिंग का अर्थ होता है दहाड़ना, क्या अर्थ होता है, दहाड़ना। अब जो बाघ था वह जोर से दहाड़ा। द टाइगर पाउंस्ड ऑन द पुअर डिसिपल, बेचारे, पुअर डिसिपल मतलब बेचारा शिष्य, बेचारे शिष्य को झपट लिया। पाउंस्ड का अर्थ होता है पंजा मारना या झपट लेना, हमला कर देना। एंड किल्ड हिम, और उसे मार दिया। द अदर डिसिपल्स ऑन द ट्रीज वाच्ड हेल्पलेसली एज द टाइगर थ्रू डाउन द बॉडी ऑन द डिसिपल, ऊपर जो अन्य शिष्य बैठे हुए थे वह हेल्पलेसली उसको देखते रहे। अब टाइगर ने उसके मरे हुए पार्थिव शरीर को फेंक दिया और वेंट अवे इनटू द फॉरेस्ट, और जंगल में चला गया। आफ्टर सम टाइम द डिसिपल्स केम डाउन, कुछ समय बाद जो डिसिपल ऊपर बैठे हुए थे वो नीचे उतरे, नीचे आए। टुक द बॉडी, उस शरीर को उठाकर,
एंड वेंट टू द सेग, सेग के पास, सन्यासी के पास लेकर गए। द सेग लुक्ड एट देम एंड सेड, सेग ने उनकी ओर देखा और कहा, नाउ यू सी व्हाट कैन हैपन इफ़ यू डोंट यूज़ योर लर्निंग वाइजली। क्या होता है जब आप अपने सीखे हुए ज्ञान का गलत उपयोग करते हो या गलत तरीके से यूज़ करते हो। लेट दिस बी लेसन फॉर यू, यह तुम्हारे लिए एक लेसन था, एक पार्ट था। विथ दैट द सेग अटर्ड द मैजिक वर्स, इसके बाद जो सन्यासी था उसने वही मैजिक वर्स का उच्चारण किया। ब्रॉड द डेड डिसिपल बैक टू लाइफ, और जो मरा हुआ शिष्य था उसको ज़िंदा कर दिया। द सेग देन टॉट द वर्स टू ऑल हिज डिसिपल्स, फिर सन्यासी ने अपने सभी शिष्यों को ये स्पेशल गुण, स्पेशल वर्स सिखा दिया। एंड सेंड देम इनटू द वर्ल्ड टू डू गुड, और उनको दुनिया के कई कोनों में भेज दिया अच्छे काम करने के लिए। ही वॉज श्योर दैट आफ्टर सच ए लेसन, ये पाठ पढ़ने के बाद निश्चित था, दे वुड बी वाइशर, कि और वो बुद्धिजीवी हो गए हैं। एंड यूज़ देयर नॉलेज लर्निंग ओनली फॉर डूइंग गुड, और अच्छा काम करने में वो अपने ज्ञान का प्रयोग करेंगे। अब क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं कि इस स्टोरी के आधार पर किस प्रकार के क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डिड द सेग से टू हिज डिसिपल वाइल टीचिंग हिज सीक्रेट वर्स। अपना जो सीक्रेट वर्स सिखाने पर गुरु ने या सन्यासी ने अपने शिष्यों को क्या कहा था। नेवर टू मिसयूज द पावर ऑफ सीक्रेट वर्स, मतलब इसका दुरुपयोग नहीं करना है, तो ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। वाई वाज द सेग प्राउड ऑफ हिज डिसिपल्स, सेग को अपने शिष्यों पर क्यों गर्व था। बिकॉज दे वर वेरी ब्रिलियंट, क्योंकि वो बहुत ही ब्रिलियंट थे। कौन, उसके जो भी डिसिपल थे वो। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वाई डिड ऑल डिसिपल्स एक्सेप्ट वन क्लाइम अप टू द हाईएस्ट ब्रांचेस ऑफ द ट्री, सभी शिष्यों को छोड़कर एक शिष्य पेड़ की शाखा पर क्यों नहीं चढ़ा था। बिकॉज दे फेल्ट देयर लिव्स वर इन डेंजर, मतलब एक को छोड़कर बाकी सब क्यों चढ़ गए थे, तो वो इसलिए चढ़ गए थे क्योंकि उनको लगा था कि हमारी जान जो है वो खतरे में है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई वर द डिसिपल्स सेंट टू द फॉरेस्ट बाय द सेग, सेग मतलब सन्यासी के द्वारा शिष्यों को जंगल में क्यों भेजा गया था। टू टीच देम द लेसन नॉट यूज देयर लर्निंग अनसेफली, ऑप्शन नंबर डी इसका सही रहेगा। मतलब सिखाए गए किसी भी ज्ञान को या गुण को अनसेफली यूज़ नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द मैसेज कन्वेड इन द पेजेस, पेजेस में कौन सा संदेश दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी है, नॉलेज एंड लर्निंग शुड नेवर बी मिसयूज्ड, है ना, मतलब सीखा गया और ज्ञान को कभी उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई डिड सेग डिसाइड टू पास ऑन हिज सीक्रेट वर्स टू हिज डिसिपल, सन्यासी अपने शिष्यों को अपना सीक्रेट वर्स क्यों सिखाना चाहता था। ही डिड नॉट वांट वर्स टू डाई विद हिम, सन्यासी यह नहीं चाहता था कि जब वह सन्यासी मरे तो उसके साथ उसका स्पेशल वर्स भी मर जाए। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई डिड द क्लेवर डिसिपल रिसाइट द वर्स टू डेड टाइगर, अब जो क्लेवर डिसिपल था उसने डेड टाइगर के सामने वो रिसाइट क्यों किया था, मतलब उसको क्यों उच्चारण किया था। टू फ्लॉन्ट द पावर ऑफ द वर्स टू द अदर डिसिपल्स, फ्लॉन्ट का अर्थ होता है दूसरों के सामने अपने आप को साबित करना, ठीक है, अच्छा दिखाने की कोशिश करना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। तो क्वेश्चन है 8वां, हाउ डिड द अदर डिसिपल्स रिएक्ट व्हेन द क्लेवर डिसिपल डिसाइडेड टू ब्रिंग द टाइगर बैक टू लाइफ, इसका आंसर रहेगा दे ट्राइड टू डिटर, डिटर का अर्थ होता है मना करना, हिम फ्रॉम डूइंग सो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9वां है, हु इज रेफर्ड टू एज विकेड एंड फियर्स बाय द ऑथर, लेखक के द्वारा किसे विकेड और फियर्स बताया गया है, फियर्स मतलब खूंखार बताया गया है, तो टाइगर को बताया गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10वां है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पेजेस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा पैराग्राफ के अनुसार गलत है। द सेग वाज प्रीजुडिस अगेंस्ट द क्लेवर डिसिपल्स, प्रीजुडिस का अर्थ होता है पक्षपात करना, मतलब सन्यासी ने क्लेवर डिसिपल के साथ पक्षपात किया था, तो यही गलत है, बाकी सब सही हैं। जैसे द सेग वांटेड टू डिसिपल टू यूज़ देयर लर्निंग ओनली फॉर गुड, डूइंग गुड मतलब अच्छे काम के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। द सेग ब्रोट द क्लेवर डिसिपल बैक टू लाइफ, मतलब सन्यासी ने जो क्लेवर डिसिपल है
उसमें जान डाल दी थी, है ना। और आखिरी वाला है द शेख टॉट द सीक्रेट वर्स टू ऑल हिज डिसिपल्स, मतलब अपने सभी शिष्यों को उन्होंने वो स्पेशल वर्स सिखा दिया था। तो सभी सही हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही गलत है, तो वही उसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हमने 3 पैराग्राफ को हल किया है। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का वेट हो रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वंस अगेन।